हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। तो वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है TGT PGT एस्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, और सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले स्क्रीनिंग होगा तो उसके लिए ही कहूँगी। तो सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और TGT PGT वाले कैंडिडेट्स के काफ़ी कमेंट थे मेरे पास कि मैम टॉपिक वाइज वीडियोस डालिए, तो हम टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहे हैं। तो जो ये हिंदी भाषा और उसका विकास, जैसे कि PGT का आप सिलेबस देखेंगे और TGT के सिलेबस में भी हिंदी भाषा शुरू में ही दिया गया है। TGT PGT एस्टेट का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है, A, B और C। तो A पार्ट हमने शुरू कर रखा है और सब कुछ मैंने थंबनेल पर भी डाल रखा है। और आज की होगी हमारी वीडियो नंबर 2, यानी कि वीडियो नंबर 1 ही डालूंगी, उसी का पार्ट नंबर 2 है। हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा और उसका विकास, तो सबसे पहले उस चैप्टर के अंतर्गत हमने टॉपिक उठाया था हिंदी का उद्भव और विकास, यानी कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो आज की वीडियो उसे उम्मीद करती हूँ कि कम ही समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 देखिए, और TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट आप उसके अंदर मैं ये सारी वीडियोस डालती रहूँगी। तो जो मान लो हाथों हाथ भी नहीं देख पाता है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सभी वीडियोस में असिस्टेंट प्रोफेसर वाली डालती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल वीडियोस को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि सभी का भला हो, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक सबसे ये वीडियो डालने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं, तो मैम प्लीज़ बता भी दो। तो ऐसी कोई मेरा मंतव्य नहीं है कि मैं बुक्स का नेम यहाँ पर छुपाऊं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो भी मन में आए वही कमेंट आप लिख दें छोटा मोटा। हालांकि वो सारी बातें मैं वीडियोज़ में बता चुकी होती हूँ, उसके बावजूद भी आपके कमेंट आते हैं, तो फिर मैं हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, जिसका कि जवाब मेरी वीडियोज़ के अंदर मैंने दे दिया है। तो एक वीडियो मैंने बना रखी है कि मेरे पास कितनी बुक्स का कलेक्शन है। मैंने सारी बुक्स की फोटो दिखा दिखा कर वीडियो बना रखी है कि कौन सी बुक आपके लिए और महत्वपूर्ण है और कौन सी बुक में सब्जेक्टिव है, कौन सी में ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार से मैंने बुक्स की एक पूरी वीडियो बना रखी है। तो मेरे पास जितनी बुक्स हैं सभी के कलेक्शन की मैंने एक वीडियो बना रखी है। और ये तो मुझे नहीं लगता कि, देखो कई बच्चों की आदत होती है कि वो इकट्ठा कर लेते हैं बुक्स, नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं, और ज़रूरी नहीं कि बेटा किताबें तो मार्केट में देश भर की पड़ी हैं। अगर किताबों से पढ़ाई आती तो शायद सभी बच्चे बिना किसी टीचर के ही पढ़ लेते। लेकिन आप सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, ये भी आपकी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है कि कंटेंट आप कम से कम इकट्ठा करें। लेकिन जो कंटेंट आपके पास है 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ें, इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन फिर भी अगर आप बुक्स से जानना चाहते हैं तो मैंने बुक्स के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे पास कई राइटर की और कई सारी बुक्स हैं। जैसे मैं आपके सिलेबस के हिसाब से टॉपिक उठाती हूँ, फिर सभी बुक्स में उस टॉपिक को देखती हूँ, और जिस टॉपिक में मुझे जिस परीक्षा लायक जो कंटेंट लगता है वही वीडियो मैं आपके पास अपलोड कर देती हूँ। अब ये नहीं कि मेरे पास 8-10 किताबें हैं और मैं जो कंटेंट डालूं आप वो सारी बुक परचेज करें। भाई किसी का अगर खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता है। अगर मेरे पास जितनी बुक्स है, अगर आप वो सारी बुक्स खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो देख लें। ठीक है, और ये सारे कंटेंट आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने कहाँ से वीडियो की शुरुआत की थी। तो
तो हमने यहाँ से वीडियो की शुरुआत की थी, कल पार्ट नंबर 1 डाल दिया था और हम भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण पढ़ रहे थे। तो प्राचीन चरण भी हमने पढ़ लिया था, मध्यकालीन भी चरण पढ़ लिया था और आज के यहाँ पर आएंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से अपने नोट्स बना लिए होंगे और अपना जो अच्छे से अपनी क्लास भी तैयार मतलब देखकर अपनी तैयारी कर ली होगी। तो इससे पहले तुरंत पहले हमने पढ़े थे कि अपभ्रंश पर आ गए थे हम। अपभ्रंश के भेद किसी ने अलग बताए हैं, जैसे नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य, और मार्कंडे ने नागर, उपनागर और बराचड़ ये 3 भेद बताए हैं। ठीक है, जब भी आप कोई किसी भी राइटर की बुक उठा लें आपको एक एक प्रश्न दिया जाएगा कि मार्कंडे ने अपभ्रंश का भेद माना है कौन कौन सी, इस तरीके से आपको एक रेखीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि मैंने सारे आपको एक ही साथ यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अब शुरू कर देते हैं अवट, और ये भी नाम है अप मतलब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नाम अपभ्रंश का ही है, अपभ्रंश को ही अवट भी कहते हैं। तो इसको हम अब पढ़ लेते हैं, चाहे अवट कहे चाहे अपभ्रंश कहें। अब हमने अभी तक अपभ्रंश के भेद पढ़ लिए थे और ये भी पढ़ा था कि अपभ्रंश कहाँ से आई। सबसे पहले हमारे पास संस्कृत थी, उसके बाद फिर हमने पाली पढ़ा और फिर उसके बाद हमने प्राकृत को डिटेल से पढ़ा कि प्राकृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, और उसके बाद आती है आपकी अपभ्रंश। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश अब हम पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश युग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के मध्य करीब 300 वर्ष का अंतराल है। यानी कि जब अपभ्रंश युग समाप्त हुआ 1000 ईस्वी के आसपास और आधुनिक आर्य भाषाओं का जब उदय हुआ, उन दोनों के बीच में लगभग 300 वर्षों का गैप है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि आदि यहाँ पर अपभ्रंश की समाप्ति होती है और हिंदी भाषा की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हो जाती है, और जो आधुनिक युग आदिकाल जब हम हिंदी का पढ़ते हैं तो 1050 से शुरू होकर 1375 तक है। तो 300 वर्षों का अंतराल थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे टीजीटी पीजीटी के लिहाज से वो मैं आप सभी को बताते जाऊंगी कि इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच एक मिश्रित भाषा है जिसे परवर्ती अपभ्रंश या अवट कहा जाता है। तो मैंने कहा ना, जो अपभ्रंश का नाम ही अवट है। ठीक है, अपभ्रंश का नाम ही क्या है, अवट है। परवर्ती मतलब बाद में आने वाला जो नाम है अपभ्रंश का वो अवट है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवट कहा। अब ये बताएंगे कि अवट किस किसने कहा। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक जो आर्य भाषाएं थी उन दोनों को जो जोड़ने का काम किया वो अवट ने किया। ठीक है, 11वीं से लेकर 14वीं सदी की अपभ्रंश भाषा के कुछ कवियों ने अपनी भाषा को अवट कहा। मैंने अभी बताया आपको 1050 से आदिकाल की शुरुआत होती है और 1375 तक इसकी सीमा, विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश भाषा के जो कवि थे उन सभी ने इस भाषा को क्या कहा, अवट भाषा कहा। अवहट का शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिथिला निवासी ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वन रत्नाकर में किया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि वन रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर है। ठीक है, कहाँ के थे ये, मिथिला के थे और मैथिली में ही इन्होंने ये लिखा है। अवट शब्द का प्रयोग गद्य में है, ये गद्य रचना है, ये आदिकाल की, ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा जाता है, इसे नोट कर ले। तो अवट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया। अपने कौन से ग्रंथ में किया, वर्ण रत्नाकर में किया। ठीक है, अदमहान ने अपने संदेश राशक में अवट भाषा का उल्लेख किया। अब संदेश राशक में भी अवट भाषा का वर्णन किया गया, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम की भाषा को अवट माना है। तो ये जो पुरानी आप पढ़ेंगे ना, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, वो सारे अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता की भाषा को भी अवट कहा है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्यापति ने अपने जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं
लिखी थी। तो जिसमें कीर्ति लता है उसकी भाषा को भी विद्यापति ने क्या कहा है, अव्वट कहा है। ठीक है। रविकर ने अपनी भाषा को एक स्थान पर अपभ्रंश और दूसरे, ये छोड़ दें। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अव्वट को एक ही भाषा माना है। अधिकांश विद्वान डॉक्टर तिवारी के इस मत से सहमत है। तो अब आप यहाँ पर भी सहमत हो गए होंगे कि अपभ्रंश क्या है और अव्वट क्या है। अपभ्रंश का ही परवर्ती जो नाम है वो अव्वट है। ठीक है। सबसे पहले इस का प्रयोग कहाँ पर मिलता है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि ज्योतिश्वर ठाकुर ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वन रत्नाकर में किया था। ठीक है। और किसने क्या कहा ये सब आप नोट करते चले जाएं तो आपके नोट्स अच्छे तैयार हो जाएंगे। अब आता है कि अपभ्रंश यानी कि अव्वट और हिंदी का अंतर संबंध क्या है, आपस में ये दोनों भाषाएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अब ये इनका अंतर संबंध हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे, एक तो व्याकरण के माध्यम से हमें पता चल जाएगा, दूसरा हमें शब्दों के माध्यम से पता चल जाएगा, कुछ हमें ध्वनियों के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है। अब वस्तुतः हिंदी का विकास अपभ्रंश के आधार पर ही हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। उसके बाद अपभ्रंश के बाद क्या आई, हिंदी आई। तो अपभ्रंश के आधार पर ही किसका विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट आप नोट कर लें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके काम की बातें यहाँ से शुरू हो गई हैं। टीजीटी पीजीटी एस्टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रधर्मा पुरानी हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो कहा जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। ये नोट कर लें। अब एक प्रश्न आपसे पूछेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ, तो वो अपभ्रंश के बाद हुआ, अपभ्रंश से हुआ। ठीक है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी, मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना खाना पीना, अरे आज्ञा हरियाणवी जो हमें आकारांत ज्यादा लगाते हैं हर शब्द के साथ, उसी प्रकार से जो अपभ्रंश थी वो उकार बहुला थी। ऊ की मात्रा उसमें ज्यादा, यानी कि शब्द के अंत में ऊ ज्यादा बोला जाता था, छोटा ऊ। ठीक है। इसमें सर्वाधिक ध्यान रखना है, अपभ्रंश कैसी भाषा थी, उकार बहुला थी। तद्भव शब्द थे उसमें ज्यादा। अब तत्सम और तद्भव समझते हो, तत्सम और तद्भव मान के चलती हूँ, आपको पता होगा। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के तो शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं अग्नि लिखूं और फिर मैं यहाँ पर आग लिख दूं, तो आग जो है ये तद्भव है और अग्नि जो है ये तत्सम का शब्द है, तो ये अपना रूप बदलकर तद्भव कहलाई। ठीक है। तो ध्यान रखना है, अपभ्रंश जो भाषा थी वो उकार बहुला थी, इसमें तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। देशज शब्द अपेक्षाकृत कम थे और तत्सम शब्द बहुत ही कम थे। तत्सम शब्द बहुत कम थे, तद्भव शब्द ज़्यादा प्रयोग किए गए और देशज शब्द बहुत ही कम थे। ठीक है। हिंदी की सर्वनाम अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं। आप हिंदी और अपभ्रंश में आप संबंध समझेंगे कि हिंदी के जो सर्वनाम हैं वो अपभ्रंश से ही विकसित हुए हैं। जैसे हूँ, आप देख रहे होंगे ये अपभ्रंश का शब्द है। मई, तो यहाँ, और तुहु, यहाँ पर भी ऊ आया, यहाँ पर भी ऊ आया। तसु, यहाँ पर भी ऊ है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये उकार बहुला है। तो इस तरीके की जब पंक्तियों में आपको शब्द दिखे तो समझ जाना कि ये अपभ्रंश की पंक्ति है। ठीक है। हऊँ का मतलब हऊँ बोलते हैं ना, तो हम जो सर्वनाम है हिंदी में है और ये अपभ्रंश का ही सर्वनाम है, वहीं से विकसित होकर आया है। मईम मतलब मैं, मुझ मतलब मुझे, तुहु तुम, तू तुम, तू, यहाँ पर अंक की मात्रा लगा दी, सो वह या वो, तसु उस। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे। मतलब कहने का ये है
कि हिंदी के जो सरनामों का विकास हुआ वो भी अपभ्रंश से ही उनका विकास हुआ है। संस्कृत का अस्थि अपभ्रंश में अहि हो गया, जिसे अवधि में अंगीकृत कर लिया गया, इसे आप रहने दें। और उसके बाद है अपभ्रंश का हथ शब्द हिंदी में हाथ हो गया, यानी कि अपभ्रंश में जिसे हथ बोला जाता था वो हिंदी में उसे हाथ कहा गया, जहां आधा तय हट गया और है में ए के रूप में जुड़ गया। ठीक है, गया अर्थात ध्वनियों में आधा तय की क्षति और है में ए जुड़कर हा बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। ठीक है, इसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आठ, काम, सात जैसे शब्द इसी प्रकार निर्मित हुए। अब इसे हट कहने की बजाय क्या कह दिया, आठ कह दिया, तो हा बनाकर कहा ना, हा बनाकर, है में ए जोड़कर हा बनाकर उसकी क्या करी गई, क्षतिपूर्ति की गई। तो हाट कहने की बजाय क्या कह दिया, आठ। ठीक है, तय हट गया वहां से और है में ए के रूप में जुड़ गया। तो ये कुछ शब्द, ये सिर्फ मात्र समझने के लिए हैं, ऐसे आपसे पूछे नहीं जाएंगे। जो पूछा जाएगा वो प्रश्न मैं आपको बताते जाऊंगी। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक नहीं दो भी पूछ लेते हैं, और कंफर्म है कि एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से हुआ है। कौन कौन से क्षेत्रीय अपभ्रंशों से भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव हुआ, यानी कि अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का उदय। अब सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बहुत देर से आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आधुनिक भाषाएं, आर्य भाषाएं कौन सी हैं। तो ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं ये आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं हैं, जो कि आर्य परिवार के अंतर्गत आती हैं। समझ गए होंगे। अब कौन अपभ्रंश के कौन से क्षेत्रीय रूप से इन भाषाओं का उद्भव हुआ, इन भाषाओं का उद्भव हुआ, यानी कि जो राजस्थानी है वो अपभ्रंश के किस क्षेत्र से निकल कर आई, तो सोरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई। अब आपसे पेपर में पूछते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं यूजीसी नेट में भी, एस्टेट में भी। ध्यान कैसे रखेंगे, सोरसेनी, मैंने भी ऐसे याद रखा था, एक बार यूजीसी नेट में प्रश्न भी पूछा था। देखो 4 अक्षर है इसमें, सोरसेनी, इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं पेपर में। तो राजस्थानी आधा से हटा दें तो लगभग 4-5 है, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो ध्यान कैसे रखेंगे, सोरसेनी में राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आपकी आती हैं, एक पूर्वी हिंदी है और एक पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी शायद ये जो है हरियाणवी, कोरवी, है ना, ये ब्रज, ये सारी आ जाती हैं। तो वो इसके अंदर आने वाली बोलियां हैं जो मैं बता रही हूँ। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ, तो कौन सी भाषा जो हमारी आर्य परिवार के अंतर्गत आती हैं वो भाषाएं अपभ्रंश के कौन से क्षेत्रीय रूप से उभर कर सामने आई। जैसे अपभ्रंश में सोरसेनी से कौन सी भाषाएं निकल कर आई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये ध्यान रखना है। ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। अब मागधी की बात करूं तो मैंने ऐसे ही ध्यान में रख रखा था। मागधी में 3 शब्द, 3 वर्ण आप देख रहे हैं, मैं, गै और दी, माँ, गै और धी। इसमें बिहारी, बांग्ला, ओडिया और असमी। कभी जिंदगी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी 4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी। सोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब ये बात पूछी जाती है अर्ध मागधी से, इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैंने बताया था ना कि आपको यही ध्यान रखना है। आपसे ये पूछेंगे कि पूर्वी हिंदी का किस को अपभ्रंश के कौन से रूप से निकल कर आई, तो ये अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। अब यहाँ पर ये भी पूछ लेंगे आपसे कि अवधी का अपभ्रंश रूप कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, सोरसेनी, मागधेनी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। तो अवधी का आपको पता होना चाहिए कि किससे आई, अर्धमागधी से आई। फिर बघेली पूछ लेंगे तो बघेली भी किससे निकल कर आई, अर्धमागधी। लेकिन आप ये तभी बताएंगे जब आपको ये पता हो कि पूर्वी बोली के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। इसकी आप चिंता न करें, मैं अभी सारी आपको बताऊंगी। ठीक है,
और जैसे राजस्थानी के अंदर आती हैं मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक है। ये तो अब मेवाती मारवाड़ी का पूछ लेते, इनका अपभ्रंश किससे इसका विकास हुआ? शूरसेनी से हुआ, ठीक है। महाराष्ट्री, मराठी, मराठी मतलब मराठी जो उपभाषा है वो कहाँ से आई? महाराष्ट्री अपभ्रंश से आई। सिंधी कहाँ से आई? ब्राचड़ से। और लैंदा और पैसाची का विकास किससे हुआ? तो ये लैंदा और पंजाबी का किससे हुआ? पैसाची से। पैसाची का जो अपभ्रंश था उसी से निकल कर क्या आई हमारे पास? लैंदा और पंजाबी। और खस पहाड़ी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अपभ्रंश रूप दे रखा है कि ये तो अपभ्रंश में थी और ये हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं इनसे निकल कर आई। ये इससे आई, ये इससे आई और ये इससे आई। ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें ध्यान रखना। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 ही हैं, लेकिन आगे चलकर हम 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये आपकी 3 4 जो है यहाँ से 2 हट जाएंगे। तो अपभ्रंश में कितनी उपभाषाएं थी आपको ऐसे ध्यान रखना है। अपभ्रंश में 7 थी। अपभ्रंश कितने रूपों में थी? अपभ्रंश की जो भाषाएं थी वो कितने रूपों में थी? तो ये 7 रूप में थी। और 7 रूप कौन कौन से थे? शूरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़ और पैसाची और खस, ठीक है। अब ये बात थी इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर ले। टीजीटी, पीजीटी से किसी भी एग्जाम में आप बैठे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब बात आता है हिंदी साहित्य में तुलसीदास कृत रामचरितमानस, केशवदास कृत वीर सिंह देव चरित्र और नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र आदि ऐसे चरित काव्य हैं जिसमें अपभ्रंश के चरयू काव्य परंपरा के दर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये आप करें तो कर लें, बाकी रचनाएं आप जब हिंदी साहित्य आगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, केशव की वीर सिंह देव चरित्र किसकी रचना है? केशव की है। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र है। ये कैसे हैं? ये चरित काव्य हैं और किस में लिखे गए? ये जिनमें अपभ्रंश के चरयू काव्य परंपरा के दर्शन होते हैं, ठीक है। अपभ्रंश का ये आप रहने दें और थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। अपभ्रंश का कहा काव्य यानी कि कथा काव्य एक प्रकार से पदबंध उपन्यास है। वस्तुतः आज की कथा साहित्य उपन्यास कहानी छोड़ो। अब आता है रासो। तो रासो कहे, रासक कहे या रास कहे, जो रासक काव्य रासो काव्य था उसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक कहा है, ठीक है। किसी ने रासवीय कहा है, तो अलग अलग कहा है, बात एक ही है। तो रासक और लीला काव्य अपभ्रंश के अत्यंत लोकप्रिय काव्य रहे। अब आपसे पूछ रहे कि अपभ्रंश के लोकप्रिय काव्य कौन से रहे? तो रासो काव्य और लीला काव्य, ठीक है। ब्रज लीला, ध्रुव लीला, है ना, कृष्ण लीला, ये सारे क्या हैं? ये अपभ्रंश के लोकप्रिय काव्य रहे। ये परंपरा अपभ्रंश काल से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक चलती रही। अब रासो तो आपको ध्यान रहेगा क्योंकि इसे हम आदिकाल में पढ़ते हैं और आदिकाल के अंतर्गत पूरी अपभ्रंश का ही बोलबाला था। दोहा अपभ्रंश का मौलिक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूजीसी नेट में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि दोहा जो है, अब ये पूछते हैं कि अपभ्रंश का प्रिय छंद कौन सा है? तो वो दोहा है, ठीक है। दोहा अपभ्रंश का मौलिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। परवर्ती साहित्य में इसकी परंपरा कबीर, रहीम, तुलसी, बिहारी, मतीराम आदि के दोहों से होती हुई आधुनिक काल तक प्राप्त होती है। आप पढ़ते हो जैसे कि बहुत सी रचनाएं दोहों में लिखी हुई होती हैं, तो ये परंपरा आधुनिक काल तक प्राप्त होती है। और ये सभी कवि हैं, तुलसी है, बिहारी है, मतीराम है, कबीर है, रहीम है, इन सभी ने दोहों का अपनी काव्य रचना में प्रयोग किया, यानी कि दोहा छंद का अपने काव्य रचनाओं में प्रयोग किया। लेकिन दोहा कहाँ से आया? अपभ्रंश का एक मौलिक छंद है और सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। दोनों के नाम से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अपभ्रंश साहित्य की कथानक रूढ़ियां जैसे कहानी सुनाने वाला तोता, सोपन या चित्र में प्रिय दर्शन से प्रेमासक्त होना, योगी का वेश धारण कर विदेश गमन, विषम परिस्थितियों से प्रिय मिलन, पशु पक्षियों से वार्तालाप इत्यादि हिंदी साहित्य सूफी प्रेमाखानों में मिलती है। अपभ्रंश साहित्य की कुछ कथानक रूढ़ियां हैं। कथानक मतलब आप समझते हो कथानक, जैसे कि एक पृथ्वीराज रासो है, मान लो क्या है,
पृथ्वीराज रासो। इसे आप विषय वस्तु बोल दें, चाहे आप इसकी कथा का सार बोल दें, लेकिन अगर हिंदी के रूप में आप बोलेंगे तो उसे कथानक बोलेंगे। तो जो कथानक रूढ़ियाँ हैं, जैसे कि रूढ़ियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि किसी उपवन में नायक और नायिका का मिलना, और पहले की जो नायिकाएं थी वो किसी पक्षी के माध्यम से अपना संदेश भेजती थी, और जब नायक नायिका से मिलने के लिए आता था, किसी विषम परिस्थितियों में फंस जाता था, तो देवी देवताओं को आकर उनकी सहायता करना, ये सारी क्या कहलाती हैं, कथानक रूढ़ियाँ कहलाती हैं। और अपभ्रंश साहित्य की जो ये कथानक रूढ़ियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा हमें सूफी साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जब आप भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ेंगे, और सूफी काव्य में अगर मैं पद्मावत लूँ तो ये इसी के अंतर्गत आता है। कई सारे सूफी काव्य हैं, ठीक है, ईश्वर दास का है, अंगद पैद है, सत्यवती कथा है, ठीक है, हंसावली है चंदायन की। तो ये सारे सूफी प्रेमाख्यान हैं जो अपभ्रंश साहित्य की कथानक रूढ़ियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। ये आप समझ गए। और कथानक रूढ़ियाँ यही है, सारी योगी का वेश धारण करके आना, सोपन में अपने प्रिय से मिलना, ठीक है। अपभ्रंश के चरित काव्य में प्रयुक्त चौपाई के बाद दोहा या सोठा देकर कड़वक दत्त विधान पद्धति हिंदी सूफी काव्यों तुलसीकृत रामचरितमानस में अपनाया गया। मतलब अपभ्रंश के जो चरित काव्य लिखे गए उसके अंदर क्या किया जाता था कि एक चौपाई होती थी और उसके बाद एक दोहा दिया जाता था। तो अपभ्रंश में तो ये परंपरा थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो सूफी काव्य हैं और जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, उन्होंने भी इस पद्धति को अपनाया। समझ गए होंगे, जिसे कड़वक नाम दिया जाता था। चौपाई के बाद एक दोहा या एक सोठा, सोठा दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। 13-11, 11-13 वर्ण सोते हैं, ये इस तरीके से। आपने छंद नहीं पढ़े तो आप छंद पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आता है संस्कृत प्राकृत में तुक मिलाने यानी कि अंत्यानुप्रास की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। अंत्यानुप्रास की योजना अपभ्रंश साहित्य में मिलती है। अपभ्रंश से ही इस प्रवृत्ति को हिंदी साहित्य ने ग्रहण किया, यानी कि लास्ट की पंक्तियों की तुक मिलना, अंतिम पंक्तियों का तुक मिलना, ठीक है। जैसे अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास की कोई हम पंक्ति देखें, जैसे कि वो एक थी, पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत क्यों तो क्यों धन संचे। मतलब लास्ट में तुक मिलना चाहिए, जैसे लास्ट की मात्राएं एक जैसी आना, तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं कि वर्ण, हर एक वर्ण का अंतिम जो वर्ण है, हर शब्द का अंतिम वर्ण है, वो दूसरी लाइन के अंतिम शब्द के भी अंतिम वर्ण से तुक खाता हो, तो वो अंत्यानुप्रास कहलाता है, ठीक है। और ये प्रवृत्ति कहाँ से हिंदी ने अपनाई, ये भी अपभ्रंश से अपनाई। और आप ध्यान से देखना, ये हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश और हिंदी का अंतर संबंध। तो जो अंत्यानुप्रास की प्रवृत्ति है, ये अपभ्रंश से हिंदी ने अपनाया। उसके बाद जो चौपाई के बाद एक दोहा या सोठा देकर जो रचनाएं लिखने की परंपरा तुलसीदास ने रामचरित में निभाई, वो भी कहाँ से आई, वो अपभ्रंश से आई, हिंदी ने अपनाया। और जो कथानक रूढ़ियाँ आगे हिंदी के साहित्य में देखने को मिली, वो सारी परंपरा भी कहाँ से आई, अपभ्रंश से आई। शॉर्ट में बता देती हूँ, दोहा का प्रयोग कहाँ से किया गया, ये भी अपभ्रंश से लिया गया, जो आधुनिक काल तक प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना, इनको रटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है, अब हमारा ये टॉपिक बहुत ही कम बचा है, कम तो नहीं कह सकती, अभी और भी है। अपभ्रंश साहित्य की भाव संबंधी एवं अभिव्यंजना शिल्प संबंधी अनेक प्रवृत्तियां हैं, जिसे हिंदी साहित्य ने जो का त्यों ग्रहण कर लिया, ठीक है। दो छंदों को मिलाकर नया छंद बनाने की प्रवृत्ति अपभ्रंश से ही हिंदी में आई। कुंडलियां हैं, रोला है, छप्पे है, रूपमाला है, पीयूष वर्षण है, अरिल, तांटक आदि ऐसे ही छंद है जो दो छंदों के मेल से बनते हैं, ठीक है। तो ये परंपरा कहाँ से आई, दो छंदों को मिलाकर नया छंद बनाने की परंपरा कहाँ से आई, हिंदी से आई। और अंत्यानुप्रास की परंपरा कहाँ से आई, हिंदी से आई। राष्ट्र साहित्य में जो चरित काव्य लिखे गए, वो परंपरा भी कहाँ से आई, हिंदी में अपभ्रंश से आई, ठीक है। और ये आपको मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। लौकिक साहित्य परंपरा भी हिंदी को अपभ्रंश से मिली। अब अपभ्रंश के कुछ महत्वपूर्ण कथन है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये पंक्तियां आप खुद देख लें, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और कई बार पूछ लेते हैं कि ये पंक्तियां किसकी है। जैसे जाओ न आप जनिए जई
ताव न शिष करिए, अंधा अंध कड़ाव तिम वेण की को पड़े। तो ये पंक्ति किसकी है? सरैपा की है और दोहा कोश की है ये। ठीक है, दोहा कोश की रचना सरैपा ने की थी। इसका अर्थ भी यहाँ पर समझा रखा है कि जब तक आप न जाइए तब तक शिष्य मत बनाइए। जब तक आप न जानिए, जाओ अण आप जानिए, जन जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, ताव न शिष्य करे, तब तक हमें शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अंधा अंध कड़ाव तिम, मतलब अंधा अंधे को निकालने की कोशिश करे तो दोनों वेण ही कूप पड़े। कू मतलब कूप, दोनों ही कुएं में पड़ जाएंगे अगर अंधा अंधे को निकालने की कोशिश करेगा तो ये एक और पंक्ति है, ये काफी महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछी जाती है। जही मन पवन न संचयी, संचरे रवि शशि आण पवेश। तो ये पंक्ति भी सरैपा की है और इसका अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ लें। बहुत कल्पना करने से क्या लाभ, जो अपने प्रतिकूल हो, अर्थात जो स्वयं को बुरा लगे वह दूसरों के लिए मत कहो मत करो, यही धर्म का मूल है। मतलब जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कल्पना करने से क्या लाभ। तो ये कुछ हैं भाई, ये मैंने ऐसे ले ली थी कि हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले। जैसे जसु पौ संत अणय पौ सिवा मुव्यो, जो भी है अणय साऊ। तो ये अब्दुल रहमान संदेश राशक की पंक्तियां हैं। हे पथिक, ये सरलार्थ भी यहाँ पर दिए रखा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये पढ़ने में ना अच्छा नहीं लगता भाई, चाहे मैं भले ही हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ, वैसे चाहती तो मैं वीडियो को काफ़ी बढ़ा देती क्योंकि इनका सरलार्थ यहीं पर दिया हुआ है, लेकिन मुझे इस तरीके से समय बर्बाद नहीं करना है और बहुत ही कम यहाँ से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो भला ये पंक्ति पूछी जाती है, भला हुआ जो मारिया विहिणी मारा कंतु। हे बहन, भला हुआ जो हमारा कंत मारा गया, यदि वह भागकर घर आता तो मैं समय वयस्काओं यानी सहेलियों के सामने मुझे लज्जित होना पड़ता। तो ये हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में से ली गई है। उसके बाद ये आती है काम की बातें, इसके लिए मैं आपके पास रुक रही थी। तो ये अपभ्रंश की कुछ रचनाएं हैं और कुछ रचनाकार हैं और अब यहाँ पर सारा इतना अच्छा दिया गया है कि वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है। और अभी तक भी मैं ये कहूँगी कि जो बच्चा बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए चैनल वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर रचनाकार का नाम दे रखा है, ये रचना है, ये रचना काल है और ये वर्ण्य विषय है। जैसे कि सरैपाद की एक रचना है दोहा कोश, जो हम अभी अभी पढ़ रहे थे। तो इसकी रचना काल 8वीं सदी। देखो ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ना इनमें डाउट रहता है, इसलिए बहुत ही कम ये पेपर में दी जाती हैं। ठीक है, तो सरैपाद की रचना का नाम था दोहा कोश और दोहा कोश के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, आचार सुचिता, धार्मिक सिद्धांत विवेचन और बाह्य आडंबरों का क्या किया है, विरोध किया है। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शंभू की 2-3 रचनाएं हैं, एक तो पौम चरियु, एक तो रिठेणीमी चरियु और शंभू छंद। ठीक है, ये 3 रचनाएं हैं, तीनों याद रखनी है कि ये शंभू की हैं, अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरैपाद की क्या है, दोहा कोश, इनकी कोई ट्रिक नहीं बन रही है, आपको याद ही करने पड़ेंगे। चरियु चरियु चरियु, ये याद रखना। ठीक है, अरिष्ट ये रिठेणीमी चरियु जो है इसे अरिष्ट नेमी चरित भी कहते हैं, इसके 2 नाम हैं और ये तीनों ही रचनाएं 8वीं शताब्दी की हैं, ध्यान रखना है। तो पौम चरियु मैंने बताया था, इसमें राम का भी वर्णन मिलता है देखने को, काफी इसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये क्या है, प्रश्नोत्तर शैली में राम कथा वर्णन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये पॉइंट आपको नहीं छोड़ने, पेपर में इसी तरीके के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर शैली में है और राम कथा वर्णन है। इसमें राम सीता जनक आदि सभी पात्रों को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। ये मैंने बताया था पहले भी, ये पॉइंट हमारे पास आया था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। अब रिठेणीमी चरियु, ये 22वीं तीर्थकर अरिष्ट नेमी तथा कौरव पांडवों की कथा वर्णित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिठेणमी चरियु में कौरव पांडव कहाँ से आ गए, तो ध्यान रखना है कि कौरव पांडवों की कथा का वर्णन है इसमें। जब आपके पीजीटी जैसे एस्टेट में 3-4 पॉइंट्स ऐसे ही बनाकर दे देंगे और कौन सा सही है और कौन सा गलत है, फिर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रिठेणमी चरियु में कौरव पांडवों की कथा का वर्णन है और जो 22वां तीर्थकर था अरिष्ट नेमी, इसका वर्णन है। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, शंभु छंद में क्या है, इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों का
छंद, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें छंदों के बारे में ही है सारा। अनेक कवियों की कृतियों के उदाहरण सहित विवेचन है। पुष्पदंत की महापुराण, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था जब पहली वीडियो मैंने डाली थी फर्स्ट वीडियो में, तो इसका समय सीमा यूजीसी नेट में पूछा गया था। और 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन है इसमें। पुष्पदंत की एक और है अणय कुमार चरयू, ध्यान रखना ये रिठेणमी है, ये अणय कुमार चरयू है। ये ना कई बार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इनमें भी चरयू लगा हुआ है, तो चरयू सोचकर बच्चे सोचते हैं शंभू की रचना है, लेकिन शंभू की नहीं है, ध्यान रखना है। पुष्पदंत महापुराण, पुष्पदंत नय कुमार चरयू, पुष्पदंत की जय सहर, ये 3 रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। तीनों 10वीं शताब्दी के हैं। शंभू की मैंने 8वीं शताब्दी में बताई थी, आपको याद भी हो गई होंगी। शंभू की एक रचना तो उनके नाम पर ही है, दूसरी है पौम चरयू, दूसरी पहली और दूसरी है रिठेणमी चरयू। ठीक है। अब पुष्पदंत की रचनाओं में दूसरी जो नय कुमार है, इस काव्य में श्रुत पंचमी का मातम्य, ये पूछी नहीं जाती वैसे, मातम्य बताने के लिए नाग कुमार का चरित्र वर्णित है। इसके बाद जस शहर में क्या है, जय शहर चरयू में एक लघु चरित काव्य, चरित्र का मतलब चरित्र प्रधान काव्य है ये। इसका उद्देश्य हिंसा वृत्ति का निवारण और अहिंसा व्रत को धारण करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब जय शहर, इसमें ये बताया कि जय शहर, जहर से ले लो आप, सह को हटा दो कि जहर को हटा दो, मतलब हिंसा को भगा दो और अहिंसा को अपना लो, ऐसे याद रखना। ठीक है। भविष्यकता में क्या है, ये धनपाल द्वारा रचित है और ये भी 10वीं शताब्दी है। इसमें कमल श्री के श्रुत पंचमी व्रत का फल भविष्य दत्त को हर प्रकार से सफलता प्रदान करता है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहु विवाह के दुष्परिणाम, साध्वी तथा कुत्सित स्त्री का अंतर दिखाया गया है। तो ये कुछ था हमारे पास, जो आपके इसमें और भी है वही सारा, एक भी इसमें से आपका छूटेगा नहीं, सारी रचनाएं सारा आपको लिख लेना है ताकि आपको यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी ना भटकना पड़े। अब देवसेन की आती है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। देवसेन की सावे धम दोहा, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ। जोइंदू की रचना आपको याद करनी है, योगसार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राम सिंह की पहुड़ा दोहा इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं को हम अब देख लेते हैं। जो योगसार है ये एक आध्यात्मिक विषयक विवेचन है। उसके बाद राम सिंह की जो पाउडा दोहा रचना है, ये रहस्यानुभूति परक रचना है। इसमें आत्मानुभूति एवं सदाचार के महत्ता का वर्णन किया गया। ये थोड़ा वही, ये तो याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है श्रीधर, देवसेन, या आप रहने दें। सुमति गणी, ये मैंने भी याद किया था, आप भी कर लेना, करो तो ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ, जिन्नी दत्त सूरी की आपको रचनाएं याद करनी है। उपदेश रसायन, ये इम्पोर्टेंट है, बस एक इसकी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। विजय सेन की सूरी रेवंत गिरिदास, ये भी इम्पोर्टेंट है। और शालिभद्र सूरी की रचनाएं लिख लेना, बस इनका शताब्दी लिख लेना, और जो इम्पोर्टेंट है उनकी वर्ण विषय लिख लेना। तो अब्दुल रहमान को अदमान भी कहते हैं, संदेश राशक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस खंड काव्य में कवि ने विरहिणी की मार्मिक विरह व्यथा का वर्णन किया है। तो संदेश कौन भेजता है, जो विरह में होता है वही संदेश भेजते हैं, ध्यान रखना है। विद्यापति की कीर्ति लता, इसमें राजा कीर्ति सिंह की दानशीलता, वीरता, शौर्य का कुशलता से वर्णन किया है। तो इम्पोर्टेंट है विद्यापति, अदमाहन और शालिभद्र सूरी, जिनीदत्त सूरी की उपदेश रसायन आपको करनी है। और उसके बाद विजय सेन, विजय हमेशा रेवती की होती है, मैंने याद कर रखा था, हमारे पड़ोस में रेवती नाम की एक औरत थी, रेवंत गिरिराज, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि रेवती हमेशा लड़ाई में जीतती है, विजय होती है। ठीक है। और फिर श्रीधर की अगर आप ये देखें तो रहने दें। और पदम कीर्ति मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट। हेमचंद्र, राम सिंह की पाउडा दोहा, ये इम्पोर्टेंट है। और देवसेन और जोगेंदु की ये योगसार, ये वाली करनी है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो भाई ये आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण था, काफ़ी अच्छा था ये, आप इसे लिख लें। सभी के नाम भी, रचनाकार के नाम भी सारा यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अब आपका ना अपभ्रंश यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अपभ्रंश यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और अपभ्रंश के जितने भी रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं, उनके महत्वपूर्ण विषय वस्तु,
ये सब आपका कंप्लीट हो जाता है। अब वंश के रचनाकार और रचनाएं भी कंप्लीट हो जाती हैं और साथ में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक लेकर आएंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो को आपको लाइक एंड शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।